होता। आप कह रहे हैं कि बीजेपी शब्दों का चयन सही तरीके से नहीं करती और ऐसे तमाम बयानों की भरमार है जिस पर सवाल खड़े किए जाने चाहिए, लेकिन कांग्रेस को भी तो एक एग्जाम्पल सेट कर देना चाहिए कि नहीं, अगर बीजेपी ऐसा करती है तो हम नहीं करेंगे। डॉक्टर अनीत जी, शायद उनकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। आपके पास आ रहा हूं राकेश जी। जो मैंने सवाल पूछा है क्या उसमें वजन है और उस सवाल का जवाब राजनेताओं को देना होगा। अनीत जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? राकेश जी, 1 मिनट में आ रहा हूं। जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। ठीक है अनीत जी, सवाल एक मेरा ये रहेगा कि ठीक है, आप कहते हैं शब्दों की गरिमा बीजेपी नहीं रखती है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता या कांग्रेस पार्टी के नेता शब्दों की गरिमा रखते हैं? सर, ऐसे बयान भरे पड़े हैं जिस पर सवाल खड़े होना लाजमी है। बीजेपी की बात मैं करूंगा, बीजेपी से भी सवाल लूंगा, लेकिन इस बात का जवाब आपको भी देना होगा। जरूर जरूर जी हर्ष जी, देखिए आपके प्रोग्राम पे जब मैं आता हूं तो मुझे अभी आपने कितने सारे नेताओं के नाम लिए, हमारे सारे नेताओं के सेंटेंस आपने बता दिए, आपने बीजेपी के एक नेता का नाम नहीं लिया है। सर, मैंने अभी शारदा आपने शारदा चिटफंड घोटाले का नाम लिया था। सर जी ठीक है, आप कंटिन्यू करिए, फिर आप कहेंगे कि आपको बोलने नहीं दिया जाता है। आप कंटिन्यू करिए। हाँ कंटिन्यू करिए। देखिए, आपने शारदा और नारदा का नाम लिया, मैं खुश होता कि अगर आप हेमंत विश्व शर्मा का नाम ले लेते, मैं खुश होता अगर आप शुभेंदु अधिकारी का नाम ले लेते, मैं खुश होता आप अगर कोनराड संगमा की बात कर लेते, जिसके लिए इनके जेपी नड्डा साहब, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री जाके कहते हैं कि सबसे भ्रष्ट सरकार है, और 4 दिन बाद ही उनके साथ सरकार बना लेते हैं। महाराष्ट्र के नेताओं की बात करूं तो जो कांग्रेस छोड़ के इनकी पार्टी में पहुंच जाता है, वो स्टेटमेंट देते हैं पब्लिकली कि हम आज रात में चैन से सो सकते हैं क्योंकि अब हमने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और ईडी और सीबीआई हमारा कुछ नहीं करेगी। हमने पिछले 10 साल में हमारे कार्यकाल में ईडी सीबीआई में 150 केस रजिस्टर किए। बीजेपी के आते ही सारी सिनारियो बदल जाते हैं, 3000 केस रजिस्टर हो जाते हैं हर्ष जी, और उसमें से 95% मेरे को समय दीजिएगा। बस आ रहा हूं सर, राकेश जी को भी समय देना है, आप दोनों को समय दूंगा। नाम लिए हैं शारदा नारदा की बात, ये बीजेपी के लोग ही उनके खिलाफ व्हाइट पेपर की बात किया करते थे। आज इनसे पूछ लीजिए कि कितने धाराएं उनके ऊपर लगी हुई है, कितनी बार छापेमारी हुई है, कितनी बार। चलिए ठीक है, मैं पूछता हूं उनसे, मैं उनसे पूछता हूं। सबसे पहली बात, आप लोगों को खुश करने के लिए मैं नहीं बैठा हूं। जहां तक नाम नेताओं के आते हैं तो मैं लेता हूं, लेकिन मुझे मजबूरन एक ब्रेक लेना पड़ा था। शारदा फंड घोटाले के बाद में मंत्रियों के नाम पर ही आता सर, मैं आपको इतना क्लियर करता हूं। लेकिन राकेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राकेश जी, दोनों पार्टियों की मजबूरी हो गई है क्योंकि पहले की राजनीति और इस वक्त की राजनीति के स्तर में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है सर। शब्दों की गरिमा नहीं है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि आप देख लीजिए कितने शब्द इस्तेमाल किए गए हैं जिसकी ना तो कोई गरिमा है और ना ही कोई मतलब। राकेश जी, देखिए हर्ष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, मैं पर्टिकुलर एक पार्टी की बात नहीं करूंगा, हर एक राजनीतिक पार्टी के अंदर कुछ नेता कहीं ना कहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे कि उनकी राजनीति के अंदर वोट बैंक को बटोरा जा सके। आप देखें कि कहीं पर भी जब चुनाव आते हैं तो किस किस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं या उनके नेता हैं, सभी को जनता चुन के भेजती है या वो चुनने के लिए लोगों के बीच पहुंचते हैं। तो शब्दों की जो मर्यादा है वो कहीं ना कहीं इन सभी को बना के रखनी चाहिए, क्योंकि एक जो नेता होता है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक मार्गदर्शन भी तय करता है, वो रिप्रेजेंट करता है अपने क्षेत्र को, अपनी विधानसभा को, अपनी लोकसभा को कहीं ना कहीं। तो आज के समय में जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वो निंदनीय है कि भाई इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। भाषा की जो सही कह रहे हैं आप, सिर्फ भाषा का ही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हम देख रहे हैं जनता के मुद्दे भी नहीं उठ पा रहे हैं। राकेश जी, अरविंद जी, जल्दी से आपका कमेंट लूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर है अपने दर्शकों को बता देता हूं, क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 14 विपक्षी पार्टियों की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी गई है। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं। अर्जी में केंद्र पर सीबीआई ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। 5 तारीख को इस पर सुनवाई होगी, यानी 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। अर्जी में केंद्र पर सीबीआई ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। अरविंद जी, इस पर भी कमेंट करिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अर्जी विपक्षी पार्टियों की गई है। दूसरा, आप अनित जी के सवालों का जवाब भी दीजिए सर। अरविंद जी,
मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। हम कांग्रेस के जो प्रवक्ता अनीश सिंह जी बैठे हैं उनके जैसे ये मैं कोर्ट पे टिप्पणी नहीं करूंगा कि जजेस के ट्रांसफर हो रहे हैं, गलत फैसले आए हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इस देश का सर्वोच्च न्यायालय है, वो किसी भी मामले में विचार कर सकती है और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट कोई विचार कर रही है तो उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जो भी उसका जजमेंट हो, ठीक है, अनीश जी उसके के बाद आरोपों ही का कोई जवाब अपनी दीजिए राय सर। रखी जानी चाहिए। दूसरा मैं आरोपों का जवाब देता हूं। आपने शारदा नारदा का नाम लिया। आपको पता है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस की है। उनको लगता है भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लीडर दोषी है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन ले सकती हैं और कार्रवाई कर सकती हैं। उनको किसी ने रोका नहीं है। लेकिन मैंने पहले भी कहा अनीश जी सौरभ सुनिएगा भारद्वाज जी कि फंसता वही है जो करप्शन करता है। क्या ये बात सही है या नहीं सही है कि लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक कहा है कि सोनिया गांधी और राजीव गांधी नेशनल हेराल्ड केस में, घोटाले के और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में प्रथम दृष्टया दोषी है। क्या ये बात सही है या गलत है? अब बताइए, जो अपराधी हो, जो करप्शन का अपराधी अरविंद जी वो तो कोर्ट तय करेगा ना, कोर्ट तय कर रहा है, कोर्ट तय करेगा। नहीं, प्रथम दृष्टया, मैंने शब्द यूज किया प्रथम दृष्टया। कोर्ट ने माना है कि केस चलने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है और इस मैटर में सर्वोच्च न्यायालय तक सुनवाई हुई है। ठीक है अनीश जी, उनके शब्द को आपने सुना, उन्होंने प्रथम दृष्टया कहा मुकदमा फेस करना चाहिए। दूसरा, आगे मैं जवाब देता हूं आपको। दूसरा मैं कहता हूं, ये जहां जो बदतमीजी की आप बात की, ये बताइए इसके पहले भी 5 साल 4 साल पहले सर्वोच्च न्यायालय ने इनके नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष रहते श्रीमान राहुल गांधी को कहा कि आपको माफी मांगनी चाहिए और माफी मांगा तो उन्होंने चेतावनी दिया कि आगे से गलती ना हो। ये बताइए सर्टिफाइड बदतमीज कोर्ट के द्वारा कौन है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ठीक है अनीश जी, सर्टिफाइड बदतमीज ठहराया है। अनीश जी मेरी आवाज अगर आप तक मिल रही है तो जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट आपने ले रखा है बदतमीजी का। अनीश जी, अनीश जी आवाज मिल रही है आप तक? अनीश जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद अनीश जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। लेकिन अरविंद जी ये सवाल का जवाब भी तो बनता है ना, क्योंकि अभी अनीश जी ये कह रहे थे कि भैया देख लीजिए ना, जब हमारी सरकार थी तो कैसे सीबीआई और ईडी काम करती थी, लेकिन निष्पक्षता नहीं है। निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहे हैं सर। मैं इसका जवाब देता हूं हर्ष भारद्वाज जी, स्पेसिफिक जवाब देता हूं। अभी देखिए सीबीआई और ईडी दिल्ली में मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने कैसे कैसे आरोप लगाए थे और कहा था कि दुनिया के सबसे ईमानदार व्यक्ति हैं मनीष सिसोदिया, उनके खिलाफ करप्शन का एक भी चार्ज नहीं है। लेकिन अभी जेल के अंदर गए हैं। लगातार जमानत के लिए कोशिश आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार कर रही है और कोर्ट ये मान रही है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है। इसलिए जांच एजेंसियों ने जितना जितना दिन का रिमांड मांगा है उतने उतने दिन का रिमांड उपलब्ध कराया गया और कोर्ट जमानत से मना कर रहा है। यानी आपके पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है? एक केस बताइए, एक केस बताइए जिसमें आपको लगता हो कि सीबीआई और ईडी किसी नेता के खिलाफ गलत आधार पे कार्रवाई कर रही है, और यदि कार्रवाई गलत आधार पे करेगी तो उसकी मनमानी नहीं चलेगी, कोर्ट तुरंत उसको रिजेक्ट कर देगा। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, किसी भी भारतीय जनता पार्टी या कोई भी लीडर के खिलाफ कांग्रेस प्रतिपक्ष में है, इनके पास साक्ष्य है, तो ये कोर्ट के पास क्यों नहीं जाते हैं और कोर्ट के समक्ष क्यों नहीं रखते हैं? तमाम ऐसे उदाहरण है जब कोर्ट के गए ना कोर्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट ही तो गए। मैंने खबर यही तो बताई कि सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस पार्टी गई है, तमाम विपक्षी दलों के नेता गए हैं सर। जहां तक कोर्ट की बात करते हैं, इस मामले पे गए हैं कि दुरुपयोग हो रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी चलिए ठीक है राकेश जी, राकेश जी क्या लगता है आपको आज के समय में? एक लाइन रह गया है, एक लाइन रह गया। सुप्रीम कोर्ट ने अनऑफिशियल पब्लिक में केवल एक उसका सेंटेंस है कि कांग्रेस के कार्यकाल में सीबीआई पीजेडी की तोता थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में चलिए ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है राकेश जी, मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं इस सवाल को आगे बढ़ाते हुए। एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दूं, राज्यसभा की कार्यवाही 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर, क्योंकि लोकसभा की कार्यवाही पहले ही स्थगित हो गई है। विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। थोड़ी देर में विपक्ष के सांसदों का विजय चौक पर मार्च होगा, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। बैंगलोर में प्रदर्शन
भी लगातार खुराई, यानी दिल्ली से लेकर कई राज्यों में सोमवार को आगे आने वाले समय में प्रदर्शन भी होगा, यह भी कांग्रेस की तरफ से कहा गया। और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया कि देश भर के अंदर हम प्रदर्शन करेंगे, लेकिन आपको जानकारी दे दें कि विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो गई है। मैं आपके पास आ रहा हूं राकेश जी। राकेश जी, इस वक्त क्यों सीबीआई और ईडी की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं? दूसरा ये, कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है कि जो बीजेपी में शामिल हो जाता है उनको ऑफर मिलता है, अगर आ गए तो ठीक, नहीं तो उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की कार्रवाई करवाइए, नहीं तो एक वॉशिंग मशीन उनके पास है जिसमें अगर कोई भी जाता है तो धुल जाता है, कोई आरोप तय नहीं होते। राकेश जी। किसी भी जांच एजेंसी पर जी विपक्ष कोई सवाल खड़ा कर रहा है तो उनका मतलब यह है कि केवल कार्रवाई विपक्ष पे की जा रही है उन एजेंसियों के द्वारा, और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। लेकिन एजेंसी है, उनको जिसके बारे में लगेगा कि किसी ने कुछ गलत किया है वो उसके बारे में कार्रवाई कर सकती है, उसके पास विशेषाधिकार है। लेकिन एजेंसी को भी ये तय करना चाहिए कि वो पर्टिकुलर किसी एक विषय पर अगर जांच कर रहा है तो एक समय सीमा तय होनी चाहिए कि वो उतने समय सीमा के अंदर अपनी जांच को पूरी करके चार्जशीट फाइल कर देगा, क्योंकि अगर सालों साल अगर एजेंसीज जांच करती रहेंगी तो कहीं ना कहीं न्याय मिलने में देरी हो जाती है। तो एजेंसी का राइट है वो किसी के बारे में भी इन्वेस्टिगेट करे, लेकिन चलिए ठीक है राकेश जी, माफी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल जी आपका भी शुक्रिया। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, फटाफट से आपको सुनवा देते हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि वन वर्ल्ड टीबी समिट काशी में हो रही है। सौभाग्य से मैं काशी का सांसद भी हूं। काशी नगरी वो शाश्वत धारा है जो हजारों वर्षों से मानवता के प्रयासों और परिश्रम की साक्षी रही है। काशी इस बात की गवाही देती है कि चुनौती चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, जब सबका प्रयास होता है तो नया रास्ता भी निकलता है। मुझे विश्वास है टीबी जैसी बीमारी के खिलाफ हमारे वैश्विक संकल्प को काशी एक नई ऊर्जा देगी। मैं वन वर्ल्ड टीबी समिट में देश विदेश से काशी आए सभी अतिथियों का भी हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक देश के तौर पर भारत की विचारधारा का प्रतिबिंब वसुधैव कुटुंबकम यानी होल वर्ल्ड इज वन फैमिली की भावना में झलकता है। ये प्राचीन विचार आज आधुनिक विश्व को इंटीग्रेटेड विजन दे रहा है, इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस दे रहा है। इसलिए ही प्रेसिडेंट के तौर पर भारत ने G20 समिट की भी थीम रखी है, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये थीम एक परिवार के रूप में पूरे विश्व के साझा भविष्य का संकल्प है। अभी कुछ समय पहले ही भारत ने वन अर्थ, वन हेल्थ के विजन को भी आगे बढ़ाने की पहल की है और अब वन वर्ल्ड टीबी समिट के जरिए भारत
ग्लोबल गुड के एक और संकल्प को पूरा कर रहा है। साथियों, 2014 के बाद से भारत ने जिस नई सोच और अप्रोच के साथ टीबी के खिलाफ काम करना शुरू किया, वो वाकई अभूतपूर्व है। भारत के ये प्रयास आज पूरे विश्व को इसलिए भी जानने चाहिए क्योंकि ये टीबी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का एक नया मॉडल है। बीते 9 वर्षों में भारत ने टीबी के खिलाफ इस लड़ाई में अनेक मोर्चों पर एक साथ काम किया है, जैसे पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी, एनहेंसिंग न्यूट्रिशन, पोषण के लिए विशेष अभियान, ट्रीटमेंट इनोवेशन, इलाज के लिए नई रणनीति, टेक इंटीग्रेशन, तकनीक का भरपूर इस्तेमाल और वेलनेस एंड प्रिवेंशन, अच्छी हेल्थ को बढ़ावा देने वाले फिट इंडिया, खेलो इंडिया, योग जैसे अभियान। साथियों, टीबी के खिलाफ लड़ाई में भारत ने जो बहुत बड़ा काम किया है वो है पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी। भारत ने कैसे एक यूनिक अभियान चलाया, ये जानना विदेश से आए हमारे अतिथियों के लिए बहुत दिलचस्प होगा। फ्रेंड्स, हमने टीबी मुक्त भारत के अभियान से जुड़ने के लिए देश के लोगों से निक्षय मित्र बनाने का आह्वान किया था। भारत में टीबी के लिए स्थानीय भाषा में क्षय शब्द प्रचलित है। इस अभियान के बाद करीब करीब 10 लाख टीबी मरीजों को देश के सामान्य नागरिकों ने एडॉप्ट किया है, गोद लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे कितने ही बच्चे हैं जिन्होंने अपना पिगी बैंक तोड़कर टीबी मरीजों को एडॉप्ट किया है। टीबी के मरीजों के लिए इन निक्षय मित्रों का आर्थिक सहयोग 1000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। टीबी के खिलाफ दुनिया में इतना बड़ा कम्युनिटी इनिशिएटिव चलना अपने आप में बहुत प्रेरक है। मुझे खुशी है कि विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय भी बड़ी संख्या में इस प्रयास का हिस्सा बने हैं और मैं आपका भी आभारी हूं। आपने अभी आज वाराणसी के 5 लोगों के लिए घोषणा कर दी। साथियों, निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। ये चैलेंज है टीबी के मरीजों का पोषण, उनका न्यूट्रिशन। इसे देखते हुए ही 2018 में हमने टीबी मरीजों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की घोषणा की थी। तब से अब तक टीबी पेशेंट्स के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में भेजे गए हैं।
करीब 75 लाख मरीजों को इसका लाभ हुआ है। अब निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है। साथियों, पुरानी अप्रोच के साथ चलते हुए नए नतीजे पाना मुश्किल होता है। कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। टीबी के मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। टीबी की मुफ्त जांच के लिए हमने देश भर में लैब्स की संख्या बढ़ाई है। ऐसे स्थान जहां टीबी के मरीज ज्यादा है, वहां पर हम विशेष फोकस के रूप में कार्य योजना बनाते हैं। आज इसी कड़ी में, और ये बहुत बड़ा काम है, टीबी मुक्त पंचायत। इस टीबी मुक्त पंचायत में हर गांव के चुने हुए जनप्रतिनिधि मिलकर के संकल्प करेंगे कि अब हमारे गांव में एक भी टीबी का मरीज नहीं रहेगा, उनको हम स्वस्थ करके रहेंगे। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। पहले मरीजों को 6 महीने तक हर दिन दवाई लेनी होती थी। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी, यानी मरीज की सहूलियत भी बढ़ेगी और उसे दवाओं में भी आसानी होगी। साथियों, टीबी मुक्त होने के लिए भारत टेक्नोलॉजी का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। हर टीबी मरीज के लिए जरूरी केयर को ट्रैक करने के लिए हमने निक्षय पोर्टल बनाया है। हम इसके लिए डेटा साइंस का भी बेहद आधुनिक तरीकों से इस्तेमाल कर रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री और आईसीएमआर ने मिलकर सब नेशनल डिसीज सर्वेलेंस के लिए एक नया मेथड भी डिजाइन किया है। ग्लोबल लेवल पर WHO के अलावा भारत इस तरह का मॉडल बनाने वाला इकलौता देश है। साथियों, ऐसे ही प्रयासों की वजह से आज भारत में टीबी के मरीजों की संख्या कम हो रही है। यहां कर्नाटका और जम्मू कश्मीर को टीबी फ्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जिला स्तर पर भी बेहतरीन कार्य के लिए अवार्ड दिए गए हैं। मैं इस सफलता को प्राप्त करने वाले सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे ही नतीजों से प्रेरणा लेते हुए भारत ने एक बड़ा संकल्प लिया है। टीबी खत्म करने का ग्लोबल टारगेट 2030 है। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। दुनिया से 5 साल पहले, और इतना बड़ा देश बहुत बड़ा संकल्प लिया है, और संकल्प लिया है देशवासियों के भरोसे। भारत में हमने कोविड के दौरान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहांसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कुछ कहा गया आपने सुना, क्योंकि टीबी मुक्त भारत की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जा रही है और 2030 तक विजन रखा गया है कि 2030 तक भारत टीबी मुक्त हो जाएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइए, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।